बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत पुरस्कार कहानी के विश्लेषण एवं पाठ के भागीदार हम पहले आसंग में बने थे। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहानियां मैं पहले खत्म करूंगा पूरी, उसके बाद उपन्यास पर आऊंगा। इसलिए क्लास अटेंड करने से पहले कहानी एक बार पढ़ी रहोगी तो तुम्हारा पढ़ना आनंद में बदल जाएगा। कर्तव्य बहुत सुख की अनुभूति नहीं देता है। अगर कर्तव्य मानकर कोई काम करोगे, ड्यूटी समझकर काम करोगे, तो बस काम केवल पूरा करोगे। काम को ही आनंद मान लो, और खास करके साहित्य का अध्ययन तो अपने आप में आनंद है, तो वह अपने आप होता चला जाएगा और उत्कृष्टता के आयाम पकड़ता चला जाएगा। तो पहले से कहानी जब तुम एक बार पढ़ी रहोगी, फिर पाठ और विश्लेषण होगा, तो ये समझने की ड्यूटी के बजाय समझने का आनंद देने लगेगा। इस क्रम में मैं थोड़ा सा बता दूं कि तुम इसको जो है पहले एक बार पढ़ो, इसको तब समझ में आएगा। अभी केवल इतना ही बता दूं कि यह कौशल देश का उत्सव था। इस उत्सव में किसी का खेत चुना जाता था, जिस पर राजा हल जोतेगा और उस खेत में बीज वपन होगा। अब मैंने पहले ही बताया कि जब उत्सव के धर्मिता में राजा की सहभागिता होगी, तो राजा के सहयोग के लिए भी लोग होंगे। तो जिसका खेत चुना जाता था उसको एक तो पहली बात यह कि बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता था, जो कहानी के शीर्षक से स्पष्ट है। दूसरा, उसको यह सम्मान मिलता था कि वो राजा को खेत जोतते समय बीज वपन में उसका सहयोग करे। इस कहानी के भीतर इस उत्सव का जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन में इसकी नायिका का वर्णन है। नायिका वह स्त्री है जिसके खेत का चयन किया गया है। वह कुमारी है, सुकुमार है, और उसे यह अवसर मिलता है, और उसके सौंदर्य का निरूपण प्रसाद जी करते हैं। यह निरूपण अलग कैसे होता है, पहले हम पाठ करते हैं, फिर हम बताते हैं कि यह अपने आप में इस सौंदर्य का निरूपण अनोखा और अलग क्यों है। चलो पढ़ते हैं। मगध के राजकुमार की हम चर्चा कर चुके थे, उसके आगे का पैराग्राफ। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। मैं बता चुका हूं कि महाराज सोने की मूठ पर हाथ रखकर और जुते हुए बैलों को, पुष्ट बैलों को चलने का संकेत देते हैं। साहित्य में एक एक शब्द ही महत्वपूर्ण होता है, और केवल वही शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके बीच में निहित एक अर्थ होता है कि जब महाराज खेत जोतेंगे तो बैल कभी दुबले पतले नहीं हो सकते, वो पुष्ट होंगे। ध्वनित ये हो रहा है। महाराज के सामने कौन बेचारे लाचार और रीढ़ की हड्डी मात्र दिखने वाले, पसलियां दिखने वाले, खाने पीने के अभाव से पीड़ित बैल को ला करके रख देगा? तो बेचारे बहुत 1 बीघा 2 बीघा वाले गरीब किसान के बैल की हालत हो सकती है, महाराज के लिए प्रस्तुत बैल की हालत नहीं होगी। और महाराज जब बीज वपन कर रहे हैं तो महाराज का सहयोग करने वाला भी बहुत गौरवान्वित होगा। इस गौरव गाथा के भीतर यह बात आती है कि जिसका खेत चुना गया है वह महाराज का सहयोग कर रहा है बीज वपन में, इसलिए। और वह खेत मधुलिका का है, जो एक कुंवारी लड़की है,
और उसके पिता देश प्रेम के लिए विख्यात हो चुके हैं। यह कहानी में आगे आएगा। इस भूमिका के तहत, इसीलिए मैंने कहा पहले पढ़े रहोगे तो ये बात आते ही तुरंत मधुलिका की पूरी छवि सामने आ जाएगी। वो साथ है, बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल रख देती। यानी जिसने भी बीज बोने की प्रक्रिया देखी होगी तो बीज हाथ में लेकर के करते हैं। सामान्य किसान खुद लेकर के बीज छींटता है, लेकिन महाराज के लिए मधुलिका पीछे पीछे बीज का थाल लेकर के चल रही है, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाते उनके सामने थाल रख देती। यह खेत मधुलिका का था, जो इस महाराज की खेती के लिए चुना गया था। यानी ये किसी एक खास खेत का चयन होता था, और अब की बारी यह चयन मधुलिका का था, मधुलिका के खेत का हुआ था। और इसीलिए मधुलिका को यह गौरव मिल रहा था, क्योंकि खेत की मालकिन वो थी, इसलिए उसको यह गौरव मिल रहा था कि वो महाराज के साथ साथ चले। और महाराज के साथ साथ चलना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। तुम खुद सोचो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, उसके स्वागत करने का प्रोटोकॉल तुम्हें मिले तो अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होगी। किसी ने बहुत बढ़िया गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि गांधी जैसा आदमी हाड़ मांस का व्यक्ति इस देश पर रहा है। मैं इसकी पूरी भूमिका में नहीं जाता हूं, लेकिन अभी भी बहुत गौरव के साथ लोग बताते हैं मैं गांधी के साथ रहा हूं, मैं नेहरू के साथ रहा हूं। यानी जो नियंता व्यक्तित्व हैं, उनके साथ काम करना अपने आप में एक गौरव है। और कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे उस लोग इस नियंता व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, और उस समय तो जिस कहा पृष्ठभूमि को प्रसाद जी चुन रहे हैं कहानी के लिए, राजा नियंता था, और उसके सामने साथ साथ मधुलिका चल रही थी बीज देते हुए, सिर्फ इसलिए कि उसका खेत इस बार इस उत्सव के लिए चुना गया था, और इसीलिए वो बस बीज दे रही थी। वह कुमारी थी। जिस सौंदर्य की बात कर रहा हूं वहां आ रहे हैं, तो पहला वर्णन ये कि वह कुमारी थी। एक बात, कितना छोटा सा वाक्य और कितनी बड़ी ध्वनि। इसीलिए अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन्स शब्द का प्रयोग होता है। एक विशेषता बता रहे हैं कि वह कुमारी थी, वह सुंदरी थी, उससे भी छोटा बात। अर्थात कुमारी के साथ सुंदरी का जो स्वरूप वह देना चाह रहे हैं, उसमें कुमारी के भीतर उसके आंतरिक व्यक्तित्व की भी बात करना चाह रहे हैं कि वह बिल्कुल निश्चल भाव से थी, किसी लोभ लाभ की गणित उसमें नहीं आई है। जब आदमी विवाहित जिंदगी जीने लगता है तो दुनियादारी की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उन दुनियादारी की चीजों में निश्चलता का धीरे धीरे कुछ ही मात्रा में सही क्षरण होना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसका यह तात्पर्य कतई नहीं कि आप अविवाहित हैं तो आप हमेशा निश्चल ही रहेंगे, लेकिन सामान्यतः दुनियादारी से आपके वो पाले नहीं पड़ते जिसके कारण छल कपट का भाव आए, अनावश्यक अहंकार आए, उसमें गौरव आता है। प्रसाद इस बात की बात कर रहे हैं। और क्या था? यह तो उसका आंतरिक व्यक्ति हो गया। कुमारी थी, सुंदरी थी, कौशेय वसन, याद करो तुलसी को, बहुबदनी बहुभांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सुंदर वस्त्र जो है किसी भी स्त्री के सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। वस्त्रों के बिना स्त्री सौंदर्य का वर्णन संभव नहीं है, आंख फेर लेगा आदमी। तो वो जो वस्त्र है उस देश के अनुकूल था, कौशल देश के अनुकूल जो वस्त्र था, वह पहनावा था, वो इधर उधर उड़ रहा था। यानी कि इतनी सधी हुई बालिका नहीं थी कि उन वस्त्रों को संभाल सके। और जब वो उड़ रहा था वो अपने आप में सौंदर्य बिखेर रहा था।
लेकिन जब उड़ते हुए वस्त्रों को वो देखती तो उसे संभालने की भी कोशिश करती है, उसे संभालना पड़ता है। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को। उसके बाल रूखे सूखे थे, कभी उन वस्त्रों को संभालती तो कभी अपने बाल थोड़े से ठीक करती। अगला वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक काल के नायिका के सौंदर्य के विश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण बनता है, और ये आधुनिक काल में ही मिलता है। जो मैंने पहले कहा था कि हम आगे बताएंगे कि कैसे यह सौंदर्य निरूपण अब तक के सौंदर्य निरूपण से अलग था या अलग है, वो इसमें आता है। कृषक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम करणों की भी कमी न थी, वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। ये अलगाव है सौंदर्य का। अब तक जो नायिका का सौंदर्य बोध आता था रीतिकाल में, उत्कृष्टतम नायिका तो ऐसी होती थी जिसके लिए कहा जाता था कनकछरी सी कामिनी। नायिका अति सुंदर हो, जो सोने की छड़ी की तरह दुबली पतली हो, नाजुक हो। अगले साल क्लास में मैं, हो सकता है कि अवसर मिला तो मैं रीतिकाल की नायिका की और विशेषताएं बताऊं। नायिका जब विरह में होती थी तो इतनी दुबली पतली हो जाती थी कि नायक आता था तो बिस्तर में लेटी होती थी, उसे पता नहीं चलता था, बिस्तर झाड़ता था तब पता चलता था। यानी नायिका का सुकोमल और सुकुमार होना महत्वपूर्ण था। वो किसी तरह की काम नहीं कर सकती थी, वो केवल सौंदर्य का पान कराने के निमित्त बनी थी, और रचनाकार उसका वर्णन ऐसे करता था जिसे नक्सिक कहा गया। पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक का वर्णन होता था। प्रसाद जी यहां नक्सिक वर्णन नहीं करते, केवल इतना कह देते हैं कि कुमारी थी, सुंदरी थी, वस्त्र अपने आप शोभित हो रहे थे, उनको वह संभाल रही थी। रूखे बाल भी वर्णन कर में भाषा का आयाम पा करके सुंदर हो रहे हैं, जिन्हें वो संभाल रही है बार बार। यानी उसका बार बार किसी न किसी तरीके से काम करता हुआ सौंदर्य पाठक के सामने एक बिंब की भांति, एक चित्र की भांति चलता रहता है। यह उस नायिका की खास विशेषता, इसलिए वो सौंदर्य है। और एक और बड़ा सौंदर्य है, उसे हम कहते हैं श्रम का सौंदर्य। श्रम में से के कारण उपजे पसीने का जो सौंदर्य है वो सराहनीय है, और आधुनिकता बोध के भीतर हिंदी साहित्य में यह आता है। अन्यथा तुमने विविध संचारी भाव पढ़े होंगे, जिसमें स्वेद एक संचारी भाव है कि नायिका को कंपन होता है, पसीना आता है। वो पसीना किस लिए? वो काम वासना से वशीभूत होने के कारण आता है, या नायक के प्रति आकर्षण के कारण आता है। यहां श्रमजन्य सौंदर्य आता है, और उस श्रम से उत्पन्न होता है वो पसीना, और वो पसीना आगे माथे से, मस्तक से निकलते हुए बरौनियों में आकर गुथ जाता है। और जब इस भाव से वो चलती है नायिका, तब सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते। किंतु ये बार बार आ रहा है कि भाई इतना हमें गौरव मिला है, और इस गौरव के कारण एक झेप भी आ रही है कि देखो लोग मुझे देख रहे हैं इतना ध्यान से, मैं महाराज को सहयोग दे रही हूं। ये भाव उसके मन में आता है तो वो मंद मंद मुस्कुरा उठती है, लेकिन वो उसमें डूबती नहीं है। रीतिकालीन नायिकाओं की भांति वह जब भी लज्जा का भाव आता है और ऐसी चेतना का भाव आता है तो उसी भाव में ही डूब जाती है, वो डूबती नहीं है, कर्तव्य पथ पर लगी रहती है। इसलिए प्रसाद लिखते हैं
कि सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ सियर उठते, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। जब भाव बदलते हैं तो कई बार होता क्या है कि कर्म भाव थोड़ा सा उस भाव में विलीन हो जाता है और लापरवाही आ जाती है। कर्तव्य बोध इस भाव को बाधित नहीं, भाव इस कर्तव्य बोध को बाधित नहीं कर पाते। यहां पर प्रसाद यह कह रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी बता रहे हैं कि श्रम का सौंदर्य, पसीने का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट आयाम तक पहुंचता है। इसीलिए सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कि भाई राजा भी हल जोत सकता है, इसलिए वो विस्मय से, मैं कह रहा था ना कि पंक्तियों के बीच से अर्थ उत्पन्न, कि विस्मय से क्यों देख रहे थे, हल तो बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन महाराज हल चला रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, ये विस्मय की बात है। इसलिए लोग विस्मय से देख रहे थे, कुतूहल से। साथ में एक कौतूहल भी है कि क्योंकि महाराज को हल चलाते हुए तो देखा नहीं है, इस उत्सव में चला रहे हैं, इसलिए कौतूहल है। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना धौला, धौला मतलब सुंदर, सफेद, सौंदर्य, कितनी सरल चितवन, इतना धौला, पवित्र, सफेद न श्वेत रंग पवित्रता का भी प्रतीक है, पवित्र सौंदर्य है, और इतनी ही सरल चितवन भी है। यह अरुण कौन है? यह अरुण वही मगध का राजकुमार है। प्रसाद की एक और खास बात है कि प्रेम की उस विशिष्टता को पकड़ते हैं, आकर्षण की उस विशिष्टता को पकड़ते हैं जो वर्ग चेतना से वशीभूत नहीं होता। यह वर्ग चेतना क्या है, अगले लेक्चर में।